हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 52 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बोल रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉकेट। पहला है स्ट्रीम सॉकेट और दूसरा है डेटाग्राम सॉकेट। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीम सॉकेट और डेटाग्राम सॉकेट के बारे में पूछते ही रहता है। और यहाँ पे देखिए ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहला देखिए स्ट्रीम सॉकेट। तो स्ट्रीम सॉकेट इज अ टाइप ऑफ सॉकेट दैट प्रोवाइड्स अ रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, तो देखिए स्ट्रीम सॉकेट क्या होता है। एक तरह का सॉकेट जो होता है वो हम लोग को मतलब रिलायबल और कनेक्शन ओरिएंटेड है ना। कनेक्शन ओरिएंटेड जो कनेक्शन कम्युनिकेशन बनता है उसी को कहते हैं स्ट्रीम सॉकेट। तो इट इज़ अ कॉमनली यूज्ड फॉर एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ डेटा बिटवीन टू एंड पॉइंट्स। तो ये हम लोग का कहाँ यूज़ होता है, ऐसे एप्लीकेशन में जहाँ पे भाई हम लोग को कंटिन्यूअस डेटा को भेजना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह पे, है ना। तो उसके लिए हम लोग स्ट्रीम सॉकेट का यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल समझ गए स्ट्रीम सॉकेट क्या होता है भाई, एक कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन चैनल होता है ना, जहाँ पे कनेक्शन बनता है। मतलब A से B में अगर हम लोग को डेटा भेजना है तो पहले उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनेगा, उसके बाद हम लोग डेटा को भेजेंगे। तो ये हो गया स्ट्रीम सॉकेट नॉर्मल। अब देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं या फिर फंक्शनलिटीज देखते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हो, है ना। तो ये क्या है, पहला कनेक्शन ओरिएंटेड। तो बिफोर डेटा कैन बी सेंड अ कनेक्शन मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर यूजिंग अ हैंडशेक प्रोसेस लाइक TCP 3-way हैंडशेक, है ना। तो इसका पहले क्या है कैरेक्टरिस्टिक, कनेक्शन ओरिएंटेड है ये, है ना, जैसा कि मैंने बोला था। तो बिफोर द डेटा कैन बी सेंड, यानी कि डेटा सेंड करने से पहले एक कनेक्शन बनना ज़रूरी है, मस्ट है ना, कि दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनेगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में, उसके बाद ही डेटा भेज सकते हैं। और ये कनेक्शन बनाने के लिए कौन सा यूज़, कोई भी सर्वर का लाइक कोई भी हैंडशेक का प्रोसेस का यूज़ करते हैं, लाइक 3-way हैंडशेक, है ना। तो 3-way हैंडशेक करके पहले हम लोग का कनेक्शन बनता है। फिर देखिए क्या है, रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन। तो देखिए स्ट्रीम सॉकेट इंश्योर दैट डेटा इज डिलीवर्ड इन द सेम ऑर्डर इट वाज सेंड, हैंडलिंग रीट्रांसमिशन फॉर लॉस्ट पैकेट ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे क्या रहता है ना कि स्ट्रीम सॉकेट ये इंश्योर करता है कि आप डेटा को जिस ऑर्डर में भेजे हो ना, लाइक 1 2 3 4 5, तो आप रिसीवर जो है ना वो भी डेटा को उसी सेंस में रिसीव करे, यानी कि 1 2 3 4 5 के ही फॉर्म में रिसीव करें। तो यही हम लोग का इंश्योर करता है कि सेम ऑर्डर में रिसीव हो। और ये हम लोग को रीट्रांसमिशन वाला भी ऑप्शन देता है। अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 भेजे हैं, किसी कारणवश अगर 3 खो जाता है तो हम लोग 3 को वापस भेज सकते हैं, तो वो रीट्रांसमिशन वाला भी देता है लॉस्ट पैकेज के लिए, है ना, पैकेट के लिए। तो ये हो गया। फिर है बाइट स्ट्रीम। तो डेटा इज ट्रीटेड एज अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स विच अलाउ एप्लीकेशन टू सेंड एंड रिसीव डेटा ऑफ वेरिंग लेंथ विदाउट वरिंग अबाउट मैसेज बाउंड्रीज। तो ये क्या होता है कि हम लोग को इसमें बाइट स्ट्रीम का ऑप्शन रहता है, यानी कि डेटा को जो ये लोग क्या करते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट में ट्रीट करते हैं, है ना। लाइक ये जिससे कि क्या होता है कि विच अलाउ एप्लीकेशन टू सेंड एंड रिसीव डेटा ऑफ वेरिंग लेंथ। तो ये हम लोग को क्या करता है, जो बड़े से डेटा है ना उसको बाइट बाइट में तोड़ देते हैं, है ना, ताकि छोटे छोटा बाइट हो जाता है। तो फिर अगर हम लोग को भेजने में भी डेटा को आसानी रहती है, तो हम लोग को इस चीज़ का टेंशन नहीं होता कि भाई ये जो डेटा है वो कितना बड़ा है एक्चुअली में। तो वो आता है डेटा ऑफ वेरिंग लेंथ विदाउट वरिंग अबाउट मैसेज बाउंड्रीज, है ना, यानी कि अलग अलग लेंथ के हिसाब, अलग अलग लेंथ वाले डेटा को भी हम लोग भेज सकते हैं। तो वो होता है बाइट स्ट्रीम। फिर आता है यूज़ केस। तो कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक वेब सर्वर, यानी कि HTTP में यूज़ होता है, फाइल ट्रांसफर में यूज़ होता है, रिमोट टर्मिनल कनेक्शन में भी यूज़ होता है, यानी कि SSH में भी यूज़ होता है हम लोग का स्ट्रीम सॉकेट का, समझे। तो ये हो गया स्ट्रीम सॉकेट के बारे में। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं डेटाग्राम सॉकेट के बारे में। तो ये क्या होता है, अ डेटाग्राम सॉकेट इज अ टाइप ऑफ सॉकेट दैट प्रोवाइड्स अ कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन चैनल। तो डेटाग्राम सॉकेट क्या होता है, ये भी एक तरह का सॉकेट होता है जो हम लोग को प्रोवाइड करता है कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग इसमें देखे थे स्ट्रीम में, ये हम लोग का कनेक्शन ओरिएंटेड था, यानी कि पहले कनेक्शन बनता था। तो ये डेटाग्राम में क्या है, कनेक्शन लेस, कोई कनेक्शन नहीं बनेगा भाई। फॉर एग्जांपल A से B में भेजना है तो कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, डायरेक्ट भेज देंगे A से B में, समझे। तो ये होता है डेटाग्राम सॉकेट। It is used for application that requires sending discrete packet of data without establishing a dedicated connection। तो ये हम लोग का उस एप्लीकेशन में यूज़ होता है जहाँ पे हम लोग को डिस्क्रीट पैकेट भेजना पड़ता है, अलग अलग पैकेट हो गया, विदाउट इस्टेब्लिश कोई कनेक्शन बनाए बिना, है ना, कोई भी एक कनेक्शन डेडिकेटेड कनेक्शन बनाए बिना हम लोग को डेटा भेजना होता है। उन एप्लीकेशन में डेटाग्राम सॉकेट का यूज़ होता है। इसके देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो पहला तो है कनेक्शन लेस, है ना। तो डेटाग्राम सॉकेट्स डू नॉट रिक्वायर अ कनेक्शन to be established before sending data. Each datagram is sent independently.
तो वही है कनेक्शन लेस है, यानी कि मतलब कि कोई भी हम लोग को कनेक्शन नहीं बनाना पड़ता है डेटा को भेजने से पहले। और यहाँ पे जितने भी डेटाग्राम है वो अपना का इंडिपेंडेंटली सेंड होता है ना। इंडिपेंडेंट मतलब यहाँ पे डेटाग्राम या फिर पैकेट बोलिए, तो जितने भी पैकेट है वो इंडिपेंडेंटली जाते हैं, है ना। कोई ये कनेक्शन तो बना नहीं है ए से बी में, फॉर एग्जांपल लेते हैं ए से बी में, तो आपको भेजना है तो कोई भी अपना जो जितने भी अलग अलग पैकेट भेजे वो सब अपना अलग अलग पूरे नेटवर्क में अपना अलग अलग रास्ता से पहुँचेगा बी पे, समझे। तो इस तरह से डेटाग्राम में होता है। फिर अनरिलायबल ट्रांसमिशन, देयर इज़ नो गारंटी दैट मैसेज विल बी डिलीवर्ड नॉर इज़ देयर एनी गारंटी of the order in which they are arrived. Application must handle potential packet loss and reordering. इसमें क्या होता है कि अनरिलायबल होता है ट्रांसमिशन। जैसा कि मैंने बोला था कि भाई कोई कनेक्शन तो बना नहीं है, तो जो डेटा होते हैं वो अपना अलग अलग रास्ता लेके पहुंचते हैं, तो इसलिए ये अनरिलायबल रहते हैं कि इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि भाई मैसेज डिलीवर्ड होगा ही, है ना। और ना ही ये गारंटी रहता है कि भाई वो एक ऑर्डर में पहुँचेगा, जिस ऑर्डर में भेजें उसी ऑर्डर में पहुँचेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है इसमें, है ना। लाइक जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, कोई ये तो बना नहीं ए से बी में भेज रहे हैं, तो अलग अलग पैकेट अपना अलग अलग रास्ता ले जा रहा है। फॉर एग्जांपल 5 पैकेट गया 1 2 3 4 5, तो 1 वाला इधर से गया, 2 वाला इधर से गया, इस तरह से अलग अलग पैकेट पकड़ा है अपना अलग अलग रास्ता। मान के चलते हैं बी जो रास्ता पकड़ा था ना, 2 जो पकड़ा था उसमें कोई दिक्कत हो गई, वहाँ पे किसी कारणवश वो लॉस्ट हो गया, तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, डेटा लॉस्ट हो जाता है इसमें, है ना। कोई गारंटी नहीं होती कि भाई मैसेज पहुँचेगा ही, तो ये हो गया अनरिलायबल ट्रांसमिशन। फिर क्या होता है मैसेज बाउंड्रीज, तो ईच डेटाग्राम इज ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट मैसेज, देयर इज नो नीड टू मैनेज अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम, द एप्लीकेशन कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज ऑफ वेरिंग लेंथ। तो इसमें क्या होता है कि मैसेज बाउंड्रीज भी होती है, यानी कि इसमें जितने भी ईच डेटाग्राम जो होते हैं, इतने जितने भी पैकेट्स होते हैं सब इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। सबका कोई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग को कोई नीड नहीं होती है कि हम लोग एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम बनाएं, है ना, कि कोई कंटिन्यूअस स्ट्रीम बनाए उसी के अंदर सारा मैसेज जा रहा है, ये करने की हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सारे मैसेज इंडिपेंडेंट होते हैं। तो द एप्लीकेशन कैन सेंड रिसीव मैसेज ऑफ वेरिंग लेंथ, तो यहाँ इससे भी क्या होता है कि हम लोग जो एप्लीकेशन होता है वो अलग अलग लेंथ वाले मैसेज को भेज पाता है, लेकिन हाँ उसकी भी एक बाउंड्री होती है कि भाई बहुत ज़्यादा बड़ा मैसेज को नहीं भेज पाएंगे क्योंकि उतना बड़ा मैसेज जा नहीं पाएगा, है ना। तो ये हो गया मैसेज बाउंड्रीज, इसके सेट हो जाते हैं। फिर है यूज़ केसेस, तो कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक रियल टाइम कम्युनिकेशन, ऑनलाइन गेमिंग एंड डीएनएस क्वेरीज वेयर लो लेटेंसी इज मोर क्रिटिकल देन रिलायबिलिटी। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, लाइक जहाँ पे रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर चैट बॉक्स है, बात कर रहे हो तो वहाँ पे रियल टाइम का हो रहा है, आप कुछ लिख रहे हो उसके पास फट से पहुँच रहा है, फिर वो आपको रिप्लाई कर रहा है, इस तरह से हो गया। लाइक ऑनलाइन गेमिंग जो करते हैं उसमें हो गया, तो यहाँ पे हम लोगों का यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने डेटाग्राम सॉकेट के बारे में भी एकदम अच्छे से देख लिया, और ये हो गया हम लोग का स्ट्रीम सॉकेट। दोनों के अगर 16 क्वेश्चन भी आएंगे ना 10-10 मार्क्स के, तो भी आप इतना लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा आपको, समझे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आप चलिए 4 का बी नंबर देख लेते हैं। तो ये क्या है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ DHCP, व्हाट इज इट्स यूज, हाउ डज इट वर्क, व्हाट इज द रोल ऑफ DHCP पैकेज एंड हाउ इज इट इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत कुछ पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है, इसका यूज़ पूछा है, कैसे काम करता है वो पूछा है, और क्या क्या रोल होता है DHCP पैकेज का। तो चलिए देखते हैं। तो पहले फुल फॉर्म देखते हैं। DHCP स्टैंड्स फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये हम लोग का फुल फॉर्म हुआ है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। फिर देखिए यूज़ ऑफ DHCP, तो क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो DHCP is used to automatically assign IP addresses and other network configuration parameter to devices on a network। तो देखिए DHCP का यूज़ क्या किया जाता है, ऑटोमेटिकली असाइन करने के लिए, है ना। जैसे कि कोई नया डिवाइस आया है आपके नेटवर्क के अंदर, तो अब उसको उस डिवाइस को उसका IP एड्रेस देना, है ना, उसका सबनेट मास्क उसको देना, तो ये सब अगर कोई इंसान बैठ के करेगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। इससे अच्छा है कि हम लोगों ने एक डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल बना दिया है जो ये सब काम खुद कर देता है ना। तो मान लीजिए अगर कोई नया डिवाइस आया है तो उसको ऑटोमेटिकली ये एक IP एड्रेस दे देगा, और जितने भी अदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है पैरामीटर वगैरह है वो सब उसको असाइन कर देगा ऑटोमेटिकली, समझे। तो वही होता है DHCP। दिस सिंप्लीफाइज द मैनेजमेंट ऑफ IP एड्रेसेस, रिड्यूस द रिस्क ऑफ एड्रेसेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अलाउ डिवाइसेस टू जॉइन द नेटवर्क विदाउट मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वही करता है कि भाई सिंप्लीफाई कर देता है
जो ये पूरा प्रोसेस है ना, किसी नए डिवाइस को उसका सारा वैल्यू देना, आईपी एड्रेस वगैरह वो सब देना, ये उस काम को सिंपलीफाई एड्रेसेस को। और फिर क्या करता है कि जितने भी रिस्क होते हैं, जैसे कि कोई मान लीजिए सेम आईपी एड्रेसेस 2 डिवाइस को दे देना, तो वो सब रिस्क को भी कम कर देता है ना। और साथ में क्या करता है कि जितने भी डिवाइस होते हैं वो नेटवर्क के अंदर मतलब ज्वाइन हो जाते हैं विदाउट कि मैनुअल कन्फिगरेशन से, है ना, कि मतलब एक एक को बैठ के भाई सारे डिवाइस को मैनुअल कर रहा है कन्फिगरेशन, तो उससे ऐसा सब एक साथ कर सकते हैं ये प्रोटोकॉल का यूज़ करके। तो इस तरह से हम लोग का DHCP का यूज़ होता है। तो यहाँ देखिए हाउ DHCP वर्क्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी आप लोग को जून 24 में पूछा था और सेम तरह का ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका अलग बदल दिया था। लेकिन जो लोग ये क्वेश्चन पढ़ के गए होंगे वो क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करके आ पाए होंगे, समझे। उसमें पूछा था कि हाउ मतलब DHCP सर्वर क्या होता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था उसमें भी। और साथ में ये पूछा था कि क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, कैसे बातें होती हैं उन दोनों के बीच में, इस तरह से क्वेश्चन था कुछ, समझे। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कैसे, हाउ डज इट वर्क्स, तो सेम ही आंसर होगा, समझे। तो पहले देखिए DHCP डिस्कवरी। तो व्हेन अ डिवाइस लाइक DHCP क्लाइंट कनेक्ट टू द नेटवर्क, इट सेंड्स अ ब्रॉडकास्ट मैसेज कॉल्ड अ DHCP डिस्कवर पैकेट टू आइडेंटिफाई अवेलेबल DHCP सर्वर। यानी कि जब कोई डिवाइस, यानी कि जो नया क्लाइंट आया है, जब वो लोग कनेक्ट करना चाहता है नेटवर्क के अंदर, तो वो क्या करता है, एक ब्रॉडकास्ट करता है मैसेज को, जिसको हम लोग DHCP डिस्कवर मैसेज ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज होता है वो किस लिए होता है, ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि कोई सर्वर है कि नहीं, फ्री, कोई अगर फ्री सर्वर है तो वो उसको रिस्पॉन्स करेगा, समझे। तो इस तरह से वो एक ब्रॉडकास्ट भेजता है, यानी कि सब पूरे नेटवर्क पे एक तरह से अपना मैसेज छोड़ता है कि भाई मेरे को एक इस नेटवर्क में आना है, मेरे को आईपी एड्रेस चाहिए। तो जो भी DHCP सर्वर होते हैं वो उसको रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिए DHCP ऑफर, तो अपॉन रिसीविंग द डिस्कवर पैकेट, one or more DHCP servers respond with the DHCP offer packet that includes an available IP addresses and other configuration setting like subnet mask, default gateway और DNS query, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब जैसी ये डिस्कवरी मतलब डिस्कवर पैकेट सब लोगों को गया है ना पूरे नेटवर्क पे, तो जो DHCP सर्वर है, यानी कि जो जो इन लोगों को सुना और जो फ्री है वो सब इसको रिस्पॉन्स करेगा कि भाई हाँ हाँ तेरे को चाहिए ना, चल चल आ जा, मेरे पास है। तो वो सब जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो क्या होता है, DHCP ऑफर पैकेट कहते हैं उसको, समझे। यानी कि जो सर्वर उसको रिस्पॉन्स कर रहा है इसके मैसेज को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, DHCP ऑफर, जिसके अंदर वो बताएगा कि हाँ भाई ये IP एड्रेस है मेरे पास और अलग कन्फिगरेशन सेटिंग लाइक ये सबनेट मास्क है इसका, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ये DNS सर्वर्स है इसके अंदर। तो इस तरह से जितने भी DHCP सर्वर सुने हैं वो सब अपने हिसाब से उसको IP एड्रेस भेजेंगे, समझे। तो उसी को क्या कहते हैं, DHCP ऑफर। फिर देखिए DHCP रिक्वेस्ट। तो द क्लाइंट सेलेक्ट एन ऑफर, यूजली द फर्स्ट वन रिसीव्ड, एंड सेंड्स द DHCP रिक्वेस्ट पैकेट बैक टू द सेलेक्टेड सर्वर इंडिकेटिंग इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर्ड IP एड्रेस एंड सेटिंग। तो यहाँ पे देखिए जब सर्वर लोगों ने भेजा उसको, अलग अलग सर्वर एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जब सर्वर उसको ऑफ़र भेजा कि भाई ये IP एड्रेस है मेरा, तो उसमें से एक क्लाइंट जो है वो सेलेक्ट कर लेगा एक इसको। टिपिकली क्या करता है, वो पहला जो सबसे पहले जो उसको रिस्पांस मिला है उसी को वो सेलेक्ट कर लेता है और एक DHCP रिक्वेस्ट पैकेट सेंड करता है ना। यानी कि एक तरह से कि रिक्वेस्ट पैकेट को कि हाँ भाई जो मतलब सर्वर ने जो उसको भेजा ना, तो उसको रिसीव कर लिया और बोला हाँ भाई ये चीज़ मेरे को चाहिए, ठीक है, आपने जो मेरे को ये दिखाया ना, हाँ इसको पैक कर दीजिए, इस तरह से, समझे। तो वो क्या होता है, DHCP रिक्वेस्ट पैकेट कहते हैं इसमें, बैक टू द सेलेक्टेड सर्वर, है ना, जहाँ से वो आया है इसको ऑफर, उसको वापस भेजा, जिसमें इंडिकेट कर रहा है कि भाई हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आपने जो मेरे को ऑफर किया ना, ये IP एड्रेस वगैरह और सेटिंग वगैरह ये मेरे को मंजूर है, ये वाला मेरे को दे दीजिए, समझे। तो इस तरह से वो रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर क्या आएगा, DHCP एक्नॉलेजमेंट। तो DHCP सर्वर रिस्पॉन्स विद द DHCP एक्नॉलेजमेंट पैकेट confirming the IP एड्रेस असाइनमेंट एंड प्रोवाइडिंग एनी एडिशनल कन्फिगरेशन पैरामीटर। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा, यानी कि जब ये क्लाइंट बोला कि हाँ हाँ भाई ओके आपने जो मेरे को ये सब ऑफर दिया ना मेरे को मंजूर है, इसको कंफर्म कर दीजिए, तो बस वही एक्नॉलेज करेगा सर्वर जो है, वो एक AC के एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ भाई ओके ये जो आपने मतलब आप जो लेना चाहते हो ना, चलो ये फाइनल हो गया, ये आपको दे दिया मैंने। तो कन्फर्मिंग द IP एड्रेस, ये जो IP एड्रेस है ये आपको असाइन हो गया है, जितने भी एडिशनल कन्फिगरेशन पैरामीटर है ये सब आपको असाइन हो गया है,
तो वो एक तरह से कन्फर्मेशन सर्वर भेज देता है, समझे। तो इस तरह से ये पूरा DHCP काम करता है आप लोगों का। तो काफ़ी बढ़िया से हम लोगों ने देख लिया। फिर क्या है कि कैसे ये इंस्टॉल होता है, तो हाउ टू इंस्टॉल द DHCP पैकेज। तो लिनक्स में भी ये सब होता है। तो ऑन लिनक्स लाइक डेबियन हो गया, ये यूबेंटू हो गया, इसके अंदर कैसे होते हैं, तो पहले क्या करो, अपडेट पैकेज इंडेक्स, है ना, एक बार पैकेज इंडेक्स को अपडेट कर लो। उसके लिए क्या क्या ये सब कमांड है, ये सब नॉर्मल चीज़ है, इसको याद कर लीजिए। और अगर आपके पास लिनक्स है तो ये सबको रन करके भी देख सकते हो, पर नॉर्मल बेसिस पे याद कर लीजिए। तो क्या करो, sudo apt करके अपडेट कर दो, इससे आपका पैकेट जो है वो अपडेट हो जाएंगे। फिर करो इंस्टॉल द DHCP सर्वर, तो यहाँ से आप लोग सर्वर को डाउनलोड करो DHCP को। तो sudo apt इंस्टॉल ISC, है ना, -DHCP -सर्वर, समझो। तो यहाँ से हम लोग का DHCP सर्वर डाउनलोड होगा। सेम ये क्या है, पूरा आप लोगों का कमांड है, तो इसको याद करना है आपको, तो वो कर लो। यहाँ से आप लोग का DHCP सर्वर डाउनलोड हो जाएगा। फिर क्या करो, कॉन्फ़िगर द DHCP सर्वर, तो एडिट द DHCP कॉन्फ़िगरेशन फाइल लोकेटेड एट /etc/dcpd.conf टू डिफाइन द सबनेट कॉन्फ़िगरेशन IP रेंजेस एंड ऑप्शन। तो यहाँ से क्या करो, कॉन्फ़िगर कर लो जो सर्वर आप लोगों ने डाउनलोड किया है, उसके अंदर जो ये फाइल है, इस फाइल को ओपन करो और फिर इसके अंदर आप अपना सबनेट मास्क को कॉन्फ़िगर कर लो, IP रेंज डाल दो, और जितने भी अलग ऑप्शंस वगैरह हैं उन सबको अपने हिसाब से यूज़ करो, मतलब उसके अंदर वैल्यू डाल दो, समझे। तो इस तरह से आपने कॉन्फ़िगर कर लिया। फिर क्या करो, स्टार्ट एंड इनेबल द DHCP सर्वर, तो आपका DHCP सर्वर डाउनलोड हो गया है, आपने उसके अंदर कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो एक बार इसको स्टार्ट कर दो, तो sudo systemctl स्टार्ट, जो सर्वर का नेम है वो, इसको आपने एक बार स्टार्ट कर दिया। फिर एक बार sudo systemctl एक बार इसको इनेबल कर दिया, तो इससे क्या हो गया, आप लोग का जो DHCP पैकेट है वो आप लोग का स्टार्ट होके इनेबल हो गया है। तो अब आप अपने हिसाब से उसमें काम कर सकते हैं, समझे। तो इस तरह से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं DHCP पैकेट को। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोगों ने बढ़िया से सब कुछ देख लिया, DHCP का फुल फॉर्म देख लिए, वो क्या काम होता है, आप इसको डेफिनेशन भी कह सकते हो, है ना, यूज़ नहीं है ये, डेफिनेशन भी इसको बोल सकते हैं। डेफिनेशन देख लिए, कैसे वर्क होता है ये भी देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो जब आप जून 24 का देखने जाओगे तो ये सब चीज़ आप पूरा अच्छे से वहाँ पे रिलेट कर पाओगे, सेम ही तरह का आंसर होगा उसमें भी, समझे। तो ये हो गया इस वीडियो के लिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और हाँ, जो मैंने बोला था आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन के एंड वाला वीडियो अगर अब तक नहीं देखा है तो अब तो देख लीजिए प्लीज़, है ना। अब तो लास्ट वीडियो भी आने वाला है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा और आपसे जो बन पाता है ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो इंस्टा पे मैसेज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।